पुराने शहर नूरगढ़ पर इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। यह सन्नाटा डर या वीरानी का नहीं बल्कि हैरत और बेयकीनी का था। गलियां आबाद थीं, बाजार खुले रहते, मस्जिदों से अजानें बुलंद होती, मगर लोगों के दिलों में एक अनदेखा खौफ घर कर चुका था। पिछले 3 महीनों से शहर के सबसे रईस और असरदार घरानों से बेशकीमती और नायाब चीजें गायब हो रही थीं। कहीं पुश्तैनी जवाहरात उड़ गए, कहीं शाही द्वार के सिक्कों का संदूक खाली मिला और कहीं वह कलमदान गायब हुआ जो कभी एक बादशाह की मेज की जीनत हुआ करता था। हैरानी की बात यह थी कि न कोई ताला टूटा, न कोई दरवाजा खुला पाया गया, न चौकीदार सोता मिला, न कुत्तों ने भौंकने की जहमत उठाई। सब कुछ अपनी जगह सलामत था, सिवाय उन कीमती चीजों के। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करते, कोई कहता यह इंसानों का काम नहीं, कोई कहता किसी जिन्नाती साए का असर है, और कोई इसे अल्लाह की आजमाइश मानकर खामोश हो जाता। नूरगढ़ का दरोगा हामिद अली इन दिनों अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त देख रहा था। हर सुबह किसी न किसी बड़े घर से शिकायत आती और हर शाम वह खाली हाथ लौटता। आखिर एक दिन शाही कासिद महल से पैगाम लेकर पहुंचा। पैगाम पढ़ते ही हामिद अली के हाथ कांपने लगे। हुक्म साहब, अगर 1 हफ्ते में चोर का सुरागा न मिला तो उसकी जगह कोई और होगा। यह सिर्फ ओहदा नहीं था, यह उसकी इज्जत, उसका नाम और उसके बच्चों का भविष्य था। उसी शाम शहर के दरवाजा मार्कज पर ढोल पीटा गया। लोग दुकानों से बाहर निकले, बच्चे गलियों में रुक गए और ऐलान की बुलंद आवाज गूंजी कि अगली सुबह शहर के मशहूर और अक्लमंदकारी सादिक रहमान इस मामले की खुली सुनवाई करेंगे। जिसने भी चोर के बारे में कुछ सुना या देखा हो वह अदालत में पेश हो। काजी सादिका का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर उम्मीद की हल्की सी लकीर दिखाई दी। वह शख्स जो कानून भी जानता था और इंसानों की नीयत भी पढ़ लेता था। अगली सुबह अदालत खचाखच भरी हुई थी। अमीर, ताजर, सहमे हुए जमींदार और आम लोग सब मौजूद थे। काजी सादिकर ऊंची कुर्सी पर बैठे, चेहरा संजीदा, आंखें गहरी। उनके करीब उनका भरोसेमंद खादिम राशिद खड़ा था। काजी ने सबकी बातें बिना टोके सुनी। कोई गुस्से में था, कोई डर से कांप रहा था और कोई अपनी इज्जत लुटने का रोना रो रहा था। जब सब खामोश हो गए तो काजी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले कि यह कोई मामूली चोर नहीं है, यह एक फनकार है जो बिना आवाज किए और बिना निशान छोड़े अपना काम करता है। मगर याद रखो, हर फनकार अपने फन का कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है, चाहे वह खुद उसे न समझ पाए। यह कहकर वह कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। फिर अचानक बोले कि सब लोग अपने घर लौट जाएं। 7 दिनों के अंदर चोर सबके सामने होगा, मगर एक हुक्म मानना पड़ेगा। दरोगा हामिद ने अदब से पूछा कि हुक्म क्या है। काजी ने कहा कि आज से 7 रातों तक हर शाम गौरूब आफ्ताब के फौरन बाद नूरगढ़ के हर घर, हर दुकान और हर हवेली के सामने एक शख्स जमीन पर एक चिरागा रखकर 10 मिनट खामोशी से खड़ा रहेगा। न किसी से बात करेगा, न किसी को देखेगा और 10 मिनट बाद चिरागा उठाकर अंदर चला जाएगा। हुक्म अजीब था, मगर काजी सादिका का हुक्म था, इसलिए किसी ने सवाल न उठाया। पहली ही शाम शहर का मंजर बदल गया। जैसे ही सूरज ढला, हर दरवाजे पर चिरागा जल उठा और हर आदमी साए की तरह खामोश खड़ा हो गया। गलियां रोशनी से भर गईं, मगर आवाजें गायब थीं। सिर्फ हल्की हवा की सिरसिराहट और जलते तेल की खुशबू महसूस हो रही थी। काजी सादिक अपने मकान की ऊपरी मंजिल से पूरा शहर देख रहे थे। राशिद ने आहिस्ता से कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। काजी ने जवाब दिया कि रोशनी में भी साए छिपे होते हैं और खामोशी में भी बहुत कुछ बोला जाता है। चौथी शाम राशिद ने आकर बताया कि शहर के मशरिकी कोने में एक पुरानी वीरान हवेली के सामने भी चिराग जल रहा है, मगर वहां कोई खड़ा नहीं। यह सुनते ही कादी सादिक की आंखों में चमक दौड़ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अगली शाम के लिए राशिद को एक छोटा सा काम समझा दिया। 5वीं शाम राशिद ने एक छोटा आईना अपने कपड़ों में छिपाया और चुपचाप उस वीरान हवेली के करीब पहुंच गया। उसने अपनी पीठ हवेली की तरफ की और आईने में दरवाजे और चिरागा का अक्स देखने लगा। शुरू के 2 मिनट कुछ नहीं हुआ। तीसरे मिनट अचानक आईने में चिरागा हल्का सा हवा में उठा और फिर वापस जमीन पर रख दिया गया। उसी पल ऊपर की खिड़की से सफेद सी धुंध निकलती दिखाई दी। राशिद के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने खामोशी बरकरार रखी। 10 मिनट पूरे होते ही वह तेजी से काजी के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। काजी सादिक ने इत्मीनान से सुना और कहा कि अब तस्वीर साफ होने लगी है। छठी शाम खुफिया तौर पर पहरेदार तैनात कर दिए गए। जैसे ही वही मंजर दोहराया गया, हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया। अंदर दाखिल हुए तो चोरी की हुई चीजें मौजूद थीं, मगर कोई इंसान नजर नहीं आया। तभी सफेद धुंध गाड़ी हुई और एक नौजवान की शक्ल में ढल गई।
वह कांपती आवाज में बोला कि उसका नाम नसीर है और वही वह शख्स है जिसे लोग चोर समझ रहे हैं। यहीं से कहानी ने वह मोड़ लिया जहां सच्चाई और धोखे की परतें एक एक करके खुलनी शुरू हो। कहीं नसीर के होंठ कांप रहे थे और आंखें बार बार जमीन की तरफ झुक जाती थीं। उसके चेहरे पर अपराध से ज्यादा थकान और बेबसी झलक रही थी। काजी सादिक ने उसे घूर कर देखने के बजाय नरमी से कहा कि डरने की जरूरत नहीं, जो सच है वही बयान करो। सच बोलने वाला इंसान चाहे गुनहगार हो, मगर उसके लिए राहत के दरवाजे बंद नहीं होते। नसीर ने बताया कि वह एक गरीब रंगसाज का बेटा है। उसके वालिद ऐसे कपड़े और रंग बनाते थे जो रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेते थे। कुछ कपड़े ऐसे थे जो अंधेरे में लगभग दिखाई ही नहीं देते थे। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि रोशनी और सायों का पुराना इल्म था जो उसके वालिद को विरासत में मिला था। वालिद ने उसे यह इल्म सिखाया था, मगर सख्त हिदायत दी थी कि इसका इस्तेमाल कभी धोखे या गुनाह के लिए न करना। मगर हालात ने नसीर को मजबूर कर दिया। वालिद की मौत के बाद उसकी माँ बुरी तरह बीमार पड़ गई। दवाइयों और इलाज का खर्च उसकी औकात से बाहर था। उसने सोचा कि अगर वह अमीरों की कुछ ऐसी चीजें ले ले जो उनके लिए बस शोभा की चीजें हैं, तो किसी का नुकसान नहीं होगा और उसकी माँ की जान बच जाएगी। उसने अपने वालिद के बनाए हुए खास कपड़े पहने और रात के अंधेरे में दीवारों पर चढ़कर चोरी करने लगा। चुराई हुई चीजें वह उसी वीरान हवेली में छुपा देता था जो असल में उसके खानदान की पुरानी मिल्कियत थी, मगर कानूनी झगड़ों की वजह से उस पर उसका कोई हक साबित नहीं हो पाया था। नसीर ने यह भी कहा कि उसने सिर्फ 3 ही चीजें चुराई थीं। इसके बाद जब पूरे शहर में चोरियों का शोर मचा तो वह घबरा गया और उसने फैसला किया कि वह सामान वापस रख देगा। मगर तभी काजी का हुक्म आ गया और उसे यकीन हो गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। यह सुनकर दरोगा हामिद हैरान रह गया। शहर में तो दर्जनों चोरियां हुई थीं। अगर नसीर सिर्फ 3 वारदातों का जिम्मेदार था तो बाकी चोरी कौन कर रहा था? काजी सादिका के चेहरे पर पहली बार सख्ती दिखाई दी। उन्होंने हवेली के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक उनकी निगाह फर्श पर पड़ी, जहां कालीन के नीचे से हल्की सी चमक झलक रही थी। उन्होंने इशारे से कालीन हटवाया। नीचे एक ईंट डीली थी। जैसे ही ईंट हटाई गई, सबके सामने एक तंग सी सुरंग का मुंह खुल गया। नसीर हड़बड़ा गया। उसने कहा कि उसे इस सुरंग के बारे में कभी कोई इल्म नहीं रहा। उसके वालिद ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया था। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी। कोई और था जो इस सुरंग का इस्तेमाल कर रहा था। नसीर की अजीब व गरीब चोरियों ने उसे ढाल दे दी थी। शहर के लोग हर वारदात को उसी से जोड़ते रहे और असली चोर आराम से अपना काम करते रहे। काजी सादिकर ने दरोगा हामिद को हुक्म दिया कि हवेली के चारों तरफ और पहरा कड़ा कर दिया जाए। फिर उन्होंने अपनी जेब से सिक्कों की एक छोटी थैली निकाली और नसीर की तरफ बढ़ाई। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी माँ के इलाज के लिए है, मगर इसके बदले तुम्हें सच का साथ देना होगा। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो अदालत तुम्हारे हालात को जरूर देखेगी। नसीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा कि वह हर तरह से मदद करेगा। उसी वक्त काजी ने फैसला किया कि सुरंग की जांच की जाएगी। पहरेदारों को मशालें दी गईं और सब धीरे धीरे सुरंग में उतर गए। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। दीवारें पुरानी ईंटों की बनी थीं और जगह जगह मोमबत्तियों के जले हुए निशान दिखाई दे रहे थे। इससे साफ जाहिर था कि यह रास्ता हाल ही में इस्तेमाल हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग 2 हिस्सों में बंट गई। काजी ने दरोगा हामिद को कुछ आदमियों के साथ एक तरफ भेजा और खुद नसीर, राशिद और बाकी पहरेदारों के साथ दूसरी तरफ बढ़े। रास्ता नीचे की ओर जाता जा रहा था, जैसे शहर के दिल में छुपे किसी बड़े राज की तरफ ले जा रहा हो। थोड़ी देर बाद दूर से धीमी आवाजें आने लगीं। काजी ने सबको रुकने का इशारा किया। मशालों की रोशनी धीमी कर दी गई। सब दबे पांव आगे बढ़े। सामने एक बड़ा सा तहखाना था, जहां दीवारों के सहारे अलमारियां लगी थीं और उनमें सोना चांदी, जवाहरात और अनमोल चीजों का ढेर लगा हुआ था। तहखाने के बीचों बीच एक मेज रखी थी, जिसके गिर्द कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक शख्स को काजी सादिक ने फौरन पहचान लिया। वह नूरगढ़ का मशहूर और नेक दिल ताजिर फरीद मलिक था, जो हर महीने गरीबों में दान बांटने के लिए जाना जाता था। उसके साथ एक बड़ा जमींदार, एक किसान और एक अनजान आदमी भी मौजूद था। काजी सादिका की आंखों में हैरत और अफसोस एक साथ उतर आए। अब यह साफ हो चुका था कि नूरगढ़ के सन्नाटे के पीछे सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि एक गहरी और खतरनाक साजिश छुपी हुई थी। काजी सादिक कुछ पल के लिए वहीं खड़े रहे। उनके सामने बैठे लोग उन्हें देख चुके थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पहरेदार मशालों की रोशनी ऊंची कर चुके थे और तहखाने की हर दीवार उजाले में नहा गई थी। फरीद मलिक के चेहरे का रंग उड़ गया। वह आदमी जिसे शहर वाले नेक दिल, ईमानदार और खुदा तरस कहते थे,
अब चोरी के माल के ढेर के बीच खड़ा कांप रहा था। फरीद मलिक ने घबराई हुई आवाज में कहा कि काजी साहब, आप गलत समझ रहे हैं। यह सब गरीबों की भलाई के लिए किया जा रहा है। अगर अमीरों से थोड़ा सा माल लेकर भूखों में बांट दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। उसके साथ बैठे जमींदार ने भी बात संभालने की कोशिश की और कहा कि यह चोरी नहीं बल्कि इंसाफ की दूसरी शक्ल है। जब कानून अमीरों के हक में झुका हुआ हो तो गरीबों को उनका हिस्सा दिलाने के लिए यह रास्ता अपनाना पड़ता है। काजी सादिका ने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न हैरत, बल्कि गहरी उदासी थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने आप को इंसाफ का पैमाना समझ बैठे हो। तुमने एक की जेब काटकर दूसरे को दिया और उसे नेकी का नाम दे दिया। अगर यही इंसाफ है तो फिर चोर और हाकिम में कोई फर्क नहीं बचता। काजी ने मेज पर रखी कागजों की गड्डी उठाई। उसमें हर चोरी का पूरा हिसाब लिखा था। किस घर से क्या लिया गया, किस दिन लिया गया और किसे दिया गया। ये सब इतने सलीके से लिखा गया था कि साफ पता चलता था कि यह काम अचानक नहीं बल्कि पूरी योजना के तहत किया जा रहा था। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि जिन घरों से चोरी हुई थी उनमें से कई लोग खुद इस गिरोह से जुड़े हुए थे। वे अपने ही घरों से चोरी करवाते थे ताकि शक किसी और पर जाए और उनका माल भी साफ होकर वापस आ जाए। नसीर यह सब देखकर सन्न रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मजबूरी और उसके हुनर को किस तरह एक बड़े खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। वह धीरे से बोला कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से इतना बड़ा फसाद खड़ा किया जा रहा था। काजी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि इल्म जब अखलाकों से अलग हो जाए तो वही इल्म सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इसी दौरान दरोगा हामिद भी दूसरे रास्ते से तहखाने में पहुंच गया। उसने बताया कि सुरंग शहर के कई बड़े घरों से जुड़ी हुई है। यह सुरंगें बरसों पहले बनाई गई थीं ताकि खतरे के वक्त शाही खजाना छुपाया जा सके, मगर अब इन्हें चोरी का जरिया बना लिया गया था। काजी सादिक ने फैसला किया कि अब सबको अदालत में पेश किया जाएगा। तहखाने से बरामद तमाम माल जब्त कर लिया गया और सभी लोगों को पहरे में बाहर निकाला गया। जब यह खबर शहर में फैली तो लोगों का हुजूम अदालत के बाहर जमा हो गया। हर कोई जानना चाहता था कि जिन लोगों को वह सालों से नेक समझता आया था वे ही असल चोर निकले हैं। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। काजी सादिक ने सबसे पहले नसीर को बुलाया। उन्होंने कहा कि नसीर ने गुनाह किया, मगर उसकी मजबूरी और उसका सच बोलना उसे पूरी तरह मुजरिम नहीं बनाता। उसकी सजा जेल नहीं बल्कि सुधार होगी। उसे शहर की पुरानी लाइब्रेरी और मदरसे की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई ताकि वह इल्म को चोरी के लिए नहीं बल्कि तामीर के लिए इस्तेमाल करना सीखे। फिर काजी ने फरीद मलिक और उसके साथियों की तरफ रुख किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुनाह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि लोगों के भरोसे को तोड़ना है। तुमने नेकी का लिबास पहनकर गुनाह किया और अपने आप को कानून से ऊपर समझा। तुम्हें जेल होगी, मगर उसके साथ यह भी हुक्म दिया जाता है कि तुम्हारी दौलत का बड़ा हिस्सा स्कूलों, इलाजगाहों और रोजगार के कामों में लगाया जाएगा ताकि तुम्हारी नेकी दिखावे से निकलकर हकीकत बने। एक आदमी भीड़ में से चिल्लाया कि आखिर अमीरों को ही राहत क्यों मिलती है। काजी सादिक ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि राहत नहीं, जिम्मेदारी दी जा रही है। अगर ये लोग इस जिम्मेदारी से भागे तो उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। अदालत से निकलते वक्त नसीर की आंखों में पहली बार सुकून था। उसे लग रहा था कि उसका हुनर अब किसी साए में नहीं बल्कि रोशनी में सांस ले रहा है। बाहर गलियों में वही चिराग जल रहे थे, मगर अब वे डर की निशानी नहीं थे बल्कि जागरूकता की मिसाल बन चुके थे। नूरगढ़ का सन्नाटा टूट चुका था, मगर उसकी जगह शोर नहीं बल्कि समझदारी ने ले ली थी। लोग अब जानते थे कि हर चमकती हुई नेकी सच नहीं होती और हर गुनहगार बुरा नहीं होता। यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे गहरे मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। अदालत के फैसले के बाद नूरगढ़ में धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा। जिन लोगों को बरसों से ताकत और दौलत का घमंड था, अब वही लोग अपने किए का हिसाब देने पर मजबूर थे। जब्त किया गया माल वापस उसके असली हकदारों तक पहुंचा और जो दौलत निस्वार्थ नेकी के नाम पर जमा की गई थी वह अब स्कूलों, दवाखानों और रोजगार के कामों में लगाई जाने लगी। नसीर ने नई जिंदगी की शुरुआत की। पुरानी लाइब्रेरी की देखभाल करते हुए वह बच्चों को रंगों और रोशनी का इल्म सिखाने लगा। वह उन्हें यह भी समझाता कि हुनर की कीमत तब बढ़ती है जब वह किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय किसी का सहारा बने। उसकी माँ का इलाज मुकम्मल हुआ और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। नसीर की आंखों में अब अपराध का बोझ नहीं बल्कि शुक्र का सुकून था। दरोगा हामिद को उसकी ईमानदारी और हिम्मत का इनाम मिला। उसे शहर की सुरक्षा का नया जिम्मेदार बनाया गया, मगर इस शर्त पर कि वह हर फैसले में आम आदमी की आवाज सुनेगा। नूरगढ़ की सुरंगें बंद कर दी गईं
मगर उनके सबक शहर के दिल में हमेशा के लिए खुले रहे। एक शाम जब चिरागा फिर से जलाए गए तो लोग खामोशी में नहीं बल्कि एक दूसरे की आंखों में उम्मीद देखकर खड़े थे। काजी सादिक दूर से ये मंजर देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। किसी ने पूछा कि क्या अब शहर में कोई चोर नहीं बचेगा? काजी ने सुकून से जवाब दिया कि चोर हमेशा रहेंगे, मगर जब जमीर जाग जाए तो चोरी अंधेरे में नहीं टिक पाती। इंसाफ का काम सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि इंसान को उसका रास्ता याद दिलाना होता है। नूरगढ़ में अब रोशनी सिर्फ चिरागों की नहीं थी बल्कि सोच की भी थी, और जब सोच रोशन हो जाए तो सन्नाटा डर का नहीं इत्मीनान का बन जाता है।